नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि ग्रेडी पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्वांचल आईएएस एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तर्ज पे स्थापित संस्था है जो आपको ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों ही कक्षाएं देता है। अगर आप किसी भी तरह की क्लास के लिए इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ एंड डिजीज़ का ये 5वां लेक्चर है, जहां इस पूरे लेक्चर में मैं आपके साथ कोरोना के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। एक फोल्डर ही मैंने बना रखा है, कोरोना डायरी। और जो नई 4th एडिशन की बुक है जो आपको अब अमेज़ॉन पे मिल रही है, वो उसके अंदर ये नया एक टॉपिक है जो मैंने इंक्लूड किया है। इस कोरोना डायरी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं और भारत के संदर्भ में है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो या प्रीलिम्स के लिए जाते हो या इवन मेंस के लिए जाते हो, किसी भी परीक्षा के लिए इनसे जुड़े प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं आगे आने वाले इन 1-2 सालों के लिए। सो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तो कोरोना विरिडी फैमिली के बारे में छोटी सी टिप्पणी करनी है, जिसमें कोरोना वायरस आता है, उसके साथ ही इसमें समूह में कुछ और भी विषाणु होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला डिस्कशन हम शेड्यूल H1 ड्रग के बारे में करेंगे, क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ एक डिमांड जो क्लोरोक्वीन वगैरह जो मेडिसिन को लेकर था, उसकी भी चर्चा होगी थोड़ी। साथ में शेड्यूल H1 ड्रग कहते किसको है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में रैपिड टेस्ट भी लेकर आया है, ठीक है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, रैपिड टेस्ट क्या होता है। एक निधि प्रयास प्रोग्राम यानी कार्यक्रम है जो महाराष्ट्र में लेकर आया गया है, जो भी कोरोना से जुड़ा कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी, जहां पर आजकल प्लाज्मा डोनर की भी बात हुई है, आप समझते हैं वो क्या है, उस पर भी छोटा सा टिप्पणी करेंगे। साथ साथ भारत विश्व में उन राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है जिन्होंने कोरोना वायरस के सारे स्ट्रेन पता कर लिए हैं, तो ये स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं ऑपरेशन नमस्ते। जो इंडियन आर्मी है उसने कैसे कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना के मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन नमस्ते लाया है, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक इंटायर डिस्कशन हो गया जिसको मैंने नाम दिया है कोरोना डायरी। तो इस कोरोना डायरी में सारे डायमेंशंस को हम आपके साथ एक एक कर धीरे धीरे आपको बताते हैं। इस वीडियोस को बिल्कुल आप लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे और हर किसी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जागरूकता के लिए भी ये वीडियो होगा। फाइन। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दूं, जहां पर हम आपको संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जहां आप यूपीएससी का पूरा कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी का पूरा जीएस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं पूरा फुल जीएस प्री का मेंस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने एक एनसीईआरटी का कोर्स भी लॉन्च किया है। ओके, उस कोर्स को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी कोर्स जो है वो हर लेवल पर अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से वो विद्यार्थी जो खास तौर से बोले या ये कह लीजिए कि क्लर्क लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक जितने भी विद्यार्थी हैं, सबके लिए ये प्रिपरेशंस एनसीईआरटी के बुक की पढ़ाई ज़रूरी होती है। तो एक एनसीईआरटी का भी कोर्स है जहाँ पे जितनी हिस्ट्री की किताबें या पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और सोशल इश्यूज जिस क्लास की आपको एनसीईआरटी बुक्स करनी होती, वो भी पूरे के पूरे कोर्सेज आपको पूर्वांचल आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं कि जीएस के साथ साथ हम आपको बहुत सारे मॉड्यूल कोर्सेज भी देते हैं। ये मॉड्यूल कोर्सेज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सफल विद्यार्थी हैं, ऑथर्स हैं, इवन कुछ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स हैं जो मिलकर हमारे साथ कोर्सेज बनाते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ निःशुल्क भी हैं, बिना किसी पेमेंट्स के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी हद तक एक इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म बना रहे। जैसे हर कस्बा, गाँव या वो व्यक्ति जो फीस देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती जिन्हें, वो इन कक्षाओं को कर सकते हैं। तो यहाँ सारा का सारा आपको कोर्सेज दिया जाता है।
साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट मीन्स मॉड्यूल साइंस टेक एनवायरमेंट, पॉलिटी गवर्नेंस, ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एथिक्स, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये सेपरेट कोर्सेज और ये सारे कोर्सेज आपको मिलाकर 14,999 के सारे कोर्सेज आपको साथ में इंक्लूड होते हैं। अब आप जिस भी तरह की कक्षाएं लेना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। ये क्लासेस आपको बता दूं कि आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन पे भी सुन सकते हैं। क्लास प्लस के थ्रू आप पूर्वांचल IAS का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस ऐप्स के थ्रू आप जितनी भी वीडियोस हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। ओके, तो आइए दोस्त प्रारंभ करते हैं, इस कोरोना डायरी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कोरोना बीमारी जो है ये आप सब जानते हैं, दिसंबर 2019 इसकी पहचान है। कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको बताऊं, जो चाइना के वुहान शहर से होकर और पूरी दुनिया में फैला है। ओके, और ये वायरस जो है वो चाइना के प्रयोगशाला जो सेंटर है, अनुसंधानशाला बोल सकते हैं, वहीं पर इसकी पुष्टि हुई है और उसके बाद ही कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं। अब उस गलतियों के बारे में बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसके बाद ये चीज़ चलकर पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस जिस फैमिली में आता है उसका नाम है कोरोना विरिडी फैमिली, जिस पर एक वीडियो मैं आपको पहले भी पूर्वांचल इस पे बना चुका हूं, तो आप उसे देखना नहीं भूलेंगे। कोरोना विरिडी फैमिली में कुल 3 ऐसे वायरसेस हैं जो मैं आपको यहाँ आपसे बात करने वाला हूं। कोरोना विरिडी फैमिली में एक जिसकी बात होती है मर्स के बारे में, देखिए नाम पे लिखा है मर्स कोव कोरोना वायरस। दूसरा कोरोना विरिडी फैमिली में आता है सार्स कोव, सार्स कोरोना वायरस। और तीसरा जो आज आपकी सोसाइटी में या ये कह लीजिए पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र के अतिरिक्त आप कह लीजिए पूरे विश्व में, जो कि पैंडेमिक बना हुआ है, एपिडेमिक और पैंडेमिक बना हुआ है, जिसे आप कहते हैं कोविड-19। तो ये तीनों के तीनों जो बीमारियां हैं वो कोरोना विरिडी फैमिली के ही सदस्य हैं। चाहे आप मर्स बोलिए, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चाहे आप सार्स बोलिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और चाहे आप कोविड बोलिए, कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरल डिजीज। सो कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि इसकी पहचान दिसंबर 2019 में हुई, तो यहाँ 19 2019 को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों की तीनों बीमारियां अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, और सार्स को तो रेस्पिरेटरी बीमारियों का सबसे खतरनाक बीमारी बोलते हैं। यानी जितनी भी श्वसन की बीमारियां होती हैं, सबसे खतरनाक अगर कोई श्वसन की बीमारी है तो वो हम सार्स को ही मानते हैं। मर्स और सार्स के बारे में हमने पीछे के वीडियोस में बात कर लिए हैं। ये स्पेशल वीडियो जो है स्पेशली वो है कोविड-19 पर। कोरोना वायरस जितनी भी आप फैमिलीज देखते हैं, जनरली कोविड या इसके अतिरिक्त कोरोना विरिडी फैमिली के जितने भी सदस्यों की बात करें, ये आपको बीमारी जूनोटिक दिखेगी। जूनोटिक का मतलब होता है कि जो जंतुओं से होकर मनुष्यों के अंदर आता है, ओके, और फिर मनुष्य से और मनुष्यों में फैलता है। तो ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है या संक्रमण का जो प्रसार होता है, ये आपको जूनोटिक के केस में ही दिखता है, यानी जंतुओं से होकर मनुष्य में और फिर मनुष्य से मनुष्य में। अब ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनमें जनरली कोरोना वायरस देखा गया है, जिनसे होकर ये आगे अन्य सदस्यों में फैलता है? तो उनमें आप पिग देख सकते हैं, सुअर देख सकते हैं, बहुत सारे मवेशी देख सकते हैं, बिल्लियों को देख सकते हैं, कुत्तों को देख सकते हैं, मार्टन्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, हेजहॉग्स होते हैं, और कुछ पक्षियां होती हैं जिनसे होकर ये बीमारी अन्य जीवों में फैलती है। तो ये कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन जो कोरोना वायरस के बारे में है, जिनमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, क्योंकि आज आपके अगल बगल ये चर्चा का विषय है, जो हमेशा आपके अगल बगल इस तरह की बीमारी आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं। कोरोना वायरस जो नाम आया है वो आया है क्राउन से। कोरोना शब्द का मतलब होता है क्राउन, और क्राउन का मतलब होता है ताज। किसी राजा को देखिए, उसके सर पे जो लगा ताज होता है, एग्जैक्टली उसी लुक में ये वायरस का भी अपीयरेंस होता है जब आप इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह से। इसलिए इसके नाम में कोरोना वायरस रखा गया है, क्राउन लाइक। कोरोना वायरस मतलब क्राउन लाइक। बाकी 3 जो सदस्य हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूं इसके अंदर जो आते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर लिया, सार्स, मर्स और कोविड-19। आइए दोस्त बात करते हैं, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, ओके, तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के केस में देखे जाते हैं। इवन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर साइलेंट कोरोना वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते हैं, ओके। और ऐसे लोग बोलूं तो सोसाइटी के लिए या परिवार के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं,
क्योंकि इनके शरीर में उसकी प्रतिरोधकता होती है, उसके अगेंस्ट में इनकी बॉडी में क्या होता है, इन एंटीजन्स के अगेंस्ट में इनकी बॉडी में एंटीबॉडी तो बन जाती है, प्रतिरोधकता बन जाता है, लेकिन ये तब तक उन बीमारियों को अगल बगल के काफ़ी लोगों को फैला देते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइलेंट केसेस भी हैं जो देखे गए हैं। यहाँ पर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फीवर होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा मिलती है, कफ होना, सांस लेने में दिक्कत होती है, ओके, ब्रीथ या ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बाकी कुछ चीज़ें और बता दूं यहाँ पर। अब ये बीमारी स्प्रेड कैसे होती है, मैंने अभी आपको बोला जूनोटिक है, तो जंतुओं से होकर मनुष्यों में जाती है, फिर मनुष्यों से होकर और मनुष्य और फिर पूरी कम्युनिटी में फैलती है। यहाँ पर आप सब जानते हैं कफिंग, स्नीजिंग, इस तरह की एक्टिविटी करने से इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में सस्पेंड करते हैं और कोई भी व्यक्ति या विशेष इसके संपर्क में आता है तो बीमारी उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। टच, हैंड शेकिंग, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इस समय में आप भारत के संस्कार को फॉलो करें, दूर से ही नमस्ते करें, वो ज़्यादा खूबसूरत होगा। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट्स को भी टच करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वायरस किसी भी जगह पर जो होता है काफ़ी समय के लिए एक्टिव रहता है। हाथ वगैरह को प्रॉपरली क्लीन करें, प्रॉपरली सैनिटाइज करें, मास्क लगा कर रखें, एटलीस्ट 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर रखें, जितनी ज़्यादा 6 फीट की दूरी और अच्छा है, जितने दूरी बना रखें। ऐसा कहा जाता है रियली ये बीमारी फीकल कंटामिनेशन से भी होती, जो मल पदार्थ होते हैं उनके द्वारा भी ये बीमारी आगे बढ़ती है, उनके कंटामिनेशन से। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं तो वो टॉयलेट भी क्या होना चाहिए, पूरी तरह से हाइजेनिक होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं दोस्त पूरे के पूरे जो आप सिम्टम्स और ट्रांसमिशन में देख सकते हैं कोरोना वायरस के लिए। अब यही मैं आपको बता दूं कि इसको WHO ने, फिलहाल बीमारी तो दिसंबर 2019 में ही रिपोर्टेड हुई है, लेकिन WHO ने इसको महामारी घोषित करने में थोड़ा सा विलंब कर दिया फरवरी 2020 में। ओके, और हमेशा किसी बीमारी को पैंडेमिक, एपिडेमिक इस तरह घोषित करने का काम जो होता है वो WHO ही करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही करता है विश्व स्तर पर, जिसको आप कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। फिलहाल ये बीमारी, फिर मैं बोलता हूँ, 2019 के दिसंबर में आइडेंटिफाई हुई, लेकिन ये समझते समझते टाइम लग गया और फरवरी 2020 में जाकर WHO ने इस बीमारी को क्या घोषित किया, एपिडेमिक घोषित कर दिया। ओके, एपिडेमिक और पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी के रूप में तेजी से फैलने वाली बीमारी जो किसी समुदाय में एक साथ बहुत लोगों को प्रभावित करती है, ये बीमारियां एपिडेमिक कहलाती हैं। और ऑफिशियली इसका जो नाम है, फरवरी 2020 में जो WHO का रिपोर्ट आया, इसका नाम कोविड-19 किया गया। कोविड-19 का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं, जहां को कोरोना को रिप्रेजेंट करता है, VI वायरस को रिप्रेजेंट करता है और D डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। 2019 दिसंबर 2019 के लिए है ये। ओके, इस तरीके से इस बीमारी को क्लासिफाई किया गया, या ऐसे कह लीजिए कि नॉमेनक्लेचर किया गया। अब यहीं पर बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरियल मेडिसिन थे जो जनरली मलेरिया के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। जैसे भी मैं क्लोरोक्वीन और इस तरह की मेडिसिन की बात कर रहा था, इनके बारे में ऐसा रिपोर्ट मिला कि इनसे कोरोना का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उस समय तक अमेरिका में जो मृत्यु का आंकड़ा था और इन्फेक्शन और मृत्यु दोनों का जो आंकड़ा था कोरोना के विरुद्ध, वो काफ़ी तीव्रता से फैल रहा था, काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा था। तो साथ ही साथ दोस्त भारत में भी इस तरह के संक्रमण होने शुरू हो चुके थे करीब करीब। तो कहने का तात्पर्य असल में हुआ क्या दोस्त, कि यहाँ पर इस तरह की मेडिसिन पर कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए, इनको एक्सेस करना, यहाँ तक इन तक रीच कर पाना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आम जनता के लिए डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, और ये बीमारी बहुत बड़े लेवल पर मृत्यु का कारण बने। ओके, सो इन सब चीजों को देखते हुए इसको शेड्यूल H1 ड्रग की श्रेणी में डाल दिया गया, इस तरह की दवाइयों को जिसका उपयोग इस ट्रीटमेंट्स के लिए किया जा सकता है। शेड्यूल H1 ड्रग एक ऑफिशियल नॉर्म है, इसके लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ शेड्यूल्स हैं, ओके, हमारे गजट नोटिफिकेशंस में, उसके अंतर्गत ये दवाइयां आती हैं और इन दवाइयों के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन होता है जो भारत में करना होता है और इसीलिए इनको शेड्यूल H1 ड्रग का नाम दिया गया। और जो कि कोरोना से जुड़ा इश्यू रहा, जो इनके साथ जुड़ा रहा, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो गए। तो आपके परीक्षा के लिए शेड्यूल H1 जो ड्रग है वो खुद भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया।
अब अगर हम बात करें कि जो दवाइयां होती हैं इनका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, जो वर्गीकरण किया जाता है, वो किसके अंदर होता है? तो भारत में एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है 1945, जो सेट करता है कि जो दवाइयां हैं वो किस तरह के वर्गीकरण के अंदर दी जाएंगी। उनको डिफरेंट शेड्यूल्स, उनके गाइडलाइंस बनाए जाते हैं। उनके गाइडलाइंस के साथ उनका स्टोरेज, उनका सेल, उनका डिस्प्ले, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो शेड्यूल H1 ड्रग कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आता है। शेड्यूल H1 जो ड्रग है, इसका नोटिफिकेशन एक गजट नंबर GSR 588E, ओके, इस गजट में आप देखें जो कि डेटेड है 30/8/2013 को, इसके अंतर्गत, ओके, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, कुछ बीमारियों के खिलाफ जिनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ओके, जिनके लिए किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एंटीबायोटिक के यूज पर, एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो मेडिसिन हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मेडिसिन हैं, इनका कहीं भी दोहन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यानी कहने का तात्पर्य है इन मेडिसिन को सभी लोगों तक रीचेबल बनाना है। ओके, अब बात यह होती है कि यहां पर जो ड्रग्स हैं या एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं, क्योंकि ये ऐसी दवाइयां हैं, इन बीमारियों को कि केसेस में अगर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल ना हो तो बचा पाना संभव नहीं होता है। तो जो मरीज होता है वो किसी भी तर्ज पर, किसी भी कीमत पर इन बीमारियों के लिए बचने के लिए, है ना, या उसके घर परिवार के जो सदस्य होते हैं, किसी भी कॉस्ट पर ये इन दवाइयों को खरीदते ही हैं। तो मार्केट में अगर इस तरह की दिक्कतें हो जाएगी, इनको एक्सेस करना दिक्कत होगा, तो जान बचाना दिक्कत हो जाएगी, या ये कह लो एक बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दवाइयों के साथ इस तरह का ब्लैक मार्केटिंग या ना हो, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसी तरह से जो दवा है जो शेड्यूल H1 स्टडी में डाले जाते हैं, ओके, जिन दवाइयों को शेड्यूल H1 स्टडी में डाले जाते हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, उनके लिए किस तरह के नियम और कानून होते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले बात करेंगे कि जो दवाइयां जिसके पास तक जाती हैं, ओके, जिसके पास तक जाती हैं उसका नाम, एड्रेस, ओके, जो पेशेंट है, मतलब सप्लायर से लेकर एवरी लेवल तक, पेशेंट, डॉक्टर, सबके नाम के साथ ये सारे के सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं कि जो दवा किसी कंपनी से निकल रही है शेड्यूल H1 कैटेगरीज की, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, किस मरीज के अंदर कितना कंजम्पशन हुआ है। ओके, और ये पूरा का पूरा एक इंस्पेक्शन है जिसका एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा आगे 3 वर्षों तक। ओके, एक रजिस्टर आपको करना होगा, एक रजिस्टर्ड करना होगा, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको वहां पे अपडेट करने होंगे। और जो मेडिसिन शेड्यूल H1 कैटेगरी में आता है, आपको मैं बता दूं, उसकी मेडिसिन पर एक लेवल लिखा लगा होता है, उस पर एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है, जिस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं R और X। ये रेड कलर से लिखा होगा। RX जो होगा ये किस कलर में होगा, वो अमूमन लाल रंग से ही लिखा होना चाहिए। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे RX का सिंबल अगर किसी भी मेडिसिन पे लिखा है बॉक्स पर, ओके, या किसी रेड बॉर्डर के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए मेडिसिन जो है वो शेड्यूल H1 की कैटेगरी में आती है। और इस तरह की मेडिसिन को का सेल, ओके, रेस्ट्रिक्टेड है, ओनली प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के होने के बाद ही आपको दुकानदार ये दवाइयां देगा। तभी ना बोला दुकानदार आपके डॉक्टर का नाम, आपके पेशेंट का नाम, कितनी मेडिसिन दिया है, सारे रिकॉर्ड आपको अपने पास रखेगा, और आगे आने वाले 3 वर्षों तक इस तरह के रिकॉर्ड रखने जरूरी है। यह है शेड्यूल H1 दवा के बारे में। किस तरह शेड्यूल H1 मेडिसिन क्या होते हैं और इसकी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, यह आपको समझ में आ चुका है। और कुछ बात करते हैं, जैसे 3 टर्म ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगेन रिपीट, 3 शब्द ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला आउटब्रेक डिजीज, दूसरा एपिडेमिक डिजीज, और तीसरा पैंडेमिक डिजीज। तो आइए दोस्त, पहले हम लोग इन 3 छोटे छोटे टर्म्स पर बात कर लेते हैं। आउटब्रेक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज और पैंडेमिक डिजीज। क्या है ये, सुनेगा। आउटब्रेक बीमारी जो होती है, ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो अचानक बढ़ते हैं।
जो अचानक बढ़ते हैं किसी बीमारी को लेकर किसी विशेष जगह पर, यानी तेजी से बढ़ते हैं जो बीमारियां, ठीक है, वो कहलाती हैं आउटब्रेक्स। सो आउटब्रेक्स क्या होती हैं? किसी जगह पर तेजी से बढ़ने वाली बीमारियां जो होती हैं, अचानक बढ़ने वाली बीमारियां, है ना, उनको हम आउटब्रेक्स कहते हैं। एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक उन बीमारियों को कहते हैं जो किसी बहुत बड़े एरिया में, या कह लीजिए लार्ज आउटब्रेक होती हैं, और बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पूरे के पूरे रीजन्स को ही प्रभावित करती हैं, वो एपिडेमिक होती हैं। और पैंडेमिक नाम तब बोलते हैं जब वो पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, यानी जब वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड अगर कोई डिजीज हो जाती है तो वो पैंडेमिक कहलाती है। तो ठीक है, शुरुआत में बीमारी आउटब्रेक थी, एपिडेमिक देखने को मिली, और आज आपको ये कोरोना पूरी दुनिया में क्या है? पैंडेमिक है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, पीछे जो मैंने आपको हेल्थ डिजीज के वीडियोस बताए हैं, जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, ऑनलाइन कोर्सेस जो देख रहे हैं, उनको मैंने बोला था इसके पहले, कोरोना के पहले, ओके, जो फरवरी 2020 में जो WHO ने बोला कि ये एक एपिडेमिक और पैंडेमिक डिजीजेज है, इसके पहले जिस बीमारी को इस कैटेगरी में रखा गया पैंडेमिक डिजीज में, वो था स्वाइन फ्लू। H1N1 से जो होता है 2009 में, जून 2009 में, जिससे स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है। इवन ये प्रश्न आपके पेपर में 2015-16 के आसपास प्रारंभिक परीक्षा में आ भी चुका है। मैंने आपको पीछे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू पे टिप्पणी कर दी है पीछे के वीडियोस में, क्या होते हैं। सो ये स्वाइन फ्लू जो है 2015 में प्रश्न पूछा था कि कौन सा स्ट्रेन है, H1N1 या H5N1 इस तरह का, तो आपको टिक माना था स्वाइन फ्लू H1N1। ओके, तो इसके पहले स्वाइन फ्लू जो था वो पैंडेमिक बीमारी थी। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। अगला डिस्कशन हम रैपिड टेस्ट पर करते हैं। ओके, रैपिड टेस्ट पर करते हैं। अब देखिए, रैपिड टेस्ट की भूमिका पहले मैं आपको बताता हूं। ऐसा होता है कि जो टेस्ट अमूमन किया जाता है, उस टेस्ट में रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। तब तक पता चलता है कि पेशेंट की हालत और खराब हो जाती है, या ऐसे कह लीजिए कि पेशेंट उस समय तक तब तक और बीमारियों को ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा चांस कम होता है, क्योंकि तुरंत उसको क्वारंटाइन में रख देते हैं सिम्टम्स आने पर या इस तरह की चीजें होने पर। सो रैपिड टेस्ट जो होता है कोरोना वायरस का, ये एक ऐसा परीक्षण है जहां पर आसानी से और जल्दी से जल्दी आपकी पहचान हो जाती है कि आपके शरीर में कोई पैथोजन ने प्रवेश किया है कि नहीं किया है। पैथोजन का मतलब होता है कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट जो आपको बीमारी देता हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कवक हो, कोई भी जो आपके शरीर में जाता हो, बीमारी देता हो। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब ये विषाणु या कुछ भी, फिलहाल हम कोरोना के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाता है, किसी भी तरीके से आए, वो एक क्या है? पैथोजन है या एंटीजन है। एंटीजन मतलब एक प्रॉब्लम, एक समस्या, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं जो वायरसेस वगैरह होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है? इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है, और जिसके शरीर में एंटीबॉडी बनता है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता है। आपको क्या इस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता है, तो आप अपने आप को इन बीमारियों के विरुद्ध बचा लेते हैं। और इंटरनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, आजकल लोग क्या हो रहा है, आयुष मंत्रालय ने भी अपने गाइडलाइंस जारी की हैं, काढ़ा और ये इन सब तरह की चीजों को हमें फिर से अपनाना चाहिए। तुलसी की पत्ती, है ना, इस तरह की चीजें हमें फिर से खानी चाहिए। तो जब कोई वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो आपकी बॉडी में उसके एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जो आपकी ब्लड में होते हैं। ब्लड के और भी कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, ब्लड सीरम या आपका प्लाज्मा सैंपल में से चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है या नहीं। सीधा आपका ब्लड सैंपल लेकर उसके प्लाज्मा या उसके सीरम में से चेक करेंगे इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है या नहीं। अगर एंटीबॉडी निकल गई, ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। और इसी को कहते हैं रैपिड टेस्ट, क्योंकि ऐसा करने में व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता। कहते हैं सिर्फ 10 to 30 मिनट्स के अंदर ही, कहते हैं ब्लड सैंपल्स के थ्रू, इसके द्वारा 10 to 30 मिनट्स के अंदर ही हम व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। और वही जो कोरोना का टेस्ट करने में 4,500 से 5,000 रुपए लोग लिया करते थे, वो टेस्ट आपको बहुत ही सस्ते रेट पर हो जाता है। ओके, और ये रैपिड टेस्ट जहां पर न्यूज में आई थी, वो केरला सरकार की तरफ से न्यूज में आई थी। केरला गवर्नमेंट ने अपने यहां पर, उसके यहां एक जगह है जिसको बोलते हैं कासरगोड डिस्ट्रिक्ट।
कासरगोड शहर जो एक डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहां पर कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे गए। अब पता क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट को वहां पर उनको आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट काम था, तो गवर्नमेंट ने वहां पर रैपिड टेस्ट प्रक्रिया को अपनाया। ओके, और वहां पर कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में जो केरला में जो जगह पड़ती है, वहां पर लोगों की पहचान करने में रैपिड टेस्ट ने काफी मदद किया है। ओके, तो कुछ नहीं करते, सिर्फ ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके सीरम और प्लाज्मा में एंटीबॉडी चेक करते हैं, और एंटीबॉडी चेक कर फट से पता चल जाता है जो एंटीबॉडी है वही पैथोजन इनके शरीर में आया था हाल ही में, और उसका एंटीबॉडी इनके शरीर ने डेवलप कर लिया है। तो इसी चीज के बेस पर हम चीजों को चेक करते हैं। अगला महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक प्रयास है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका नाम है निधि प्रयास। जिसका नाम है निधि प्रयास। असल में जो निधि प्रयास जो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, आपको मैं बताऊं, जो आप यहां देख सकते हैं, निधि प्रयास जो एक प्रोग्राम है, इसको लेकर आया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको लेकर आया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान तकनीकी विभाग, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। विज्ञान तकनीकी मंत्रालय के अंदर जो विज्ञान तकनीकी विभाग है जो कार्य करता है, वो निधि कार्यक्रम लेकर आया है। निधि प्रयास पूरा नाम बोलते हैं, निधि प्रयास। यहां प्रयास कहने का मतलब है प्रोग्राम इनिशिएटेड, प्रयास का पूरा मतलब है प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। ये प्रयास का पूरा नाम है, फिर से बोलता हूं, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। ओके, ये है निधि का प्रयास का पूरा नाम। ओके, और निधि यहां क्या रिप्रेजेंट करता है? निधि यहां रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। समझिएगा, निधि रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। और यही निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत आपको मैं बताऊं, एक प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट्स डेवलप किया गया, और जिस तरीके को इस प्रोडक्ट्स का उपयोग किया गया महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में स्पेशली कोविड-19 से बचने के लिए, और उस प्रोडक्ट्स का नाम था जो इनके तर्ज पर स्थापित हुआ, जिसके लिए कार्यक्रम चला, साइटेक एरॉन। उसका नाम क्या है? साइटेक एरॉन, SCITECH, साइटेक एरॉन, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस प्रोडक्ट का नाम है जो पुणे बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया था, जिसका नाम है साइटेक एरॉन। उस प्रोडक्ट का नाम है। इस प्रोडक्ट के पीछे जो जिस प्रोग्राम ने कार्य किया है उसका नाम है निधि प्रयास प्रोग्राम, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया है, और जिसका उपयोग, जिसको अपनाया गया है महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में कोविड-19 से बचाने के लिए। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जिन एरियाज में इस तरह के इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, जिन एरियाज में इस तरह के इन्फेक्शन देखे, जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल्स ले लीजिए, तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एयर कंडीशन वगैरह बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? इसलिए बंद रखना जरूरी होता है क्योंकि अगर सेंट्रल एयर कंडीशन है तो वो पूरा, अगर वायरस है तो पूरे उस एरिया में तुरंत फैल जाता है, अगर सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है तो। वो काफी खतरनाक है। लेकिन यहां पर अगर इस तरह के सिस्टम को यूज करें, जिसका नाम अभी हमने बोला साइटेक एरॉन, एक प्रोडक्ट का नाम है, ये एक तरह का आयनाइजर मशीन जनरेट्स है। एक आयनाइजर मशीन है जो निगेटिवली चार्ज आयनों को जनित करता है। और किस स्पीड से जनित करता है? ऐसा कहते हैं 8 सेकंड के अंदर 10 आयन पर मतलब अगर 100 मिलियन पर 8 सेकंड के अंदर यहां जनित हो जाते हैं, या ओवरऑल 10 आयन्स पर सेकंड, ऐसा जो बोला गया है, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियंस पर 8 सेकंड। इसको हटा दीजिए, 10 आयन्स पर सेकंड नहीं। आप इस डेटा को याद रखिए, 100 मिलियंस पर 8 सेकंड, इतने आयन्स आपके अगल बगल इस मशीन से, इस प्रोडक्ट से निकल जाते हैं। और ये आयन्स इतने इफेक्टिव होते हैं, अपने अगल बगल मौजूद किसी भी तरह का, हवा में मौजूद मोल्ड है, कोरोना है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोई माइट की एलर्जी है, बैक्टीरिया है, पॉलन है, डस्ट है, और साथ साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन भी है, तो क्या करता है? उसको नलीफाई कर देता है, उसको नॉन रिएक्टिव बना देता है। और इसीलिए इस तरह के एक्टिविटीज को, इस
इस आयनाइजर मशीन की फीचर्स को हम लोग इसे एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट का नाम भी देते हैं। एटमॉस्फेयर में गंदगी को साफ करने वाला, जैसे डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़ों को साफ करता है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट का नाम दिया है। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ आयन जनरेटर्स निकलते हैं और नेगेटिवली जो चार्ज आयन्स होते हैं, आपको मैं बताऊं जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, ओके, अच्छी गुणवत्ता वाले एयर प्यूरिफायर्स, उनमें नेगेटिव चार्ज आयन्स भी उनसे निकलते हैं जो आप एक कमरे के अंदर मौजूद किसी एलर्जी, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हवा में मौजूद होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपके घर के अंदर पूरा का पूरा एयर प्यूरिफाई हो जाता है इस पूरी प्रक्रिया को। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट्स के थ्रू कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्त, और एक बात और बता दूं, ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो एयर पोल्यूटेंट्स को भी समाप्त करने का कार्य करता है, जो निगेटिव आयोनाइजर्स हैं फिलहाल। लेकिन हम उस पोल्यूशंस की बात नहीं करते हैं, लेकिन याद रखें क्योंकि आपके पेपर में अगर ऑप्शंस में पोल्यूशंस की बात करता है कि ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह के हवा में मौजूद जो गैसेज हैं उनके लिए भी उपयोगी है नहीं, साइटेक वगैरह, तो आप कहेंगे हाँ वहां के लिए भी उपयोगी होता है। अगले डिस्कशन पर आते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। अगला डिस्कशन है जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, ऐसा होता है कि जब अमेरिका में कोविड-19 का केस बढ़ने लगा लगातार, तो अमेरिका में क्या हुआ कि वहां पर जिन जिन लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका था, या कह लीजिए जिनको कोरोना वायरस हुआ, बाद में उनका ट्रीटमेंट हो गया, वो लोग ठीक हो गए, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी हो गई, तो उनके ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडी बन चुका है जो कोरोना वायरस के एंटर होने के बाद बॉडी की प्रतिरोधकता की वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसका निर्माण हुआ है, और वो एंटीबॉडी जो है उनके रुधिर के प्लाज्मा में पड़ा हुआ है। तो यहां पर आजकल भारत में भी देखिए बहुत सारे कई स्टेट्स जैसे केरला है, दिल्ली है, कई स्टेट्स हैं जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के परमिशंस दे दिए हैं और लोगों को बोला है कि अगर आपको कोरोना है तो आप चाहें तो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी कंडीशन है, एक बार डोनेट करने के बाद अगली बार एटलीस्ट आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो अपना नाम बता दीजिए और जिस ग्रुप के हैं उसका प्लाज्मा आप डोनेट कर दीजिए, और आपका जो प्लाज्मा बेस्ड जो एंटीबॉडी होगी, ओके, उसी को हम यूज करेंगे किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को उसको एज ए मेडिसिन की तरह, जो उसकी बॉडी में जाकर उसको इम्यून करने की कोशिश करेगा और पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ओके, इसी को बोला गया प्लाज्मा थेरेपी। ओके, और आज भारत में भी इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्त, ये शुरुआत हुई है अमेरिका से। जब केस बढ़ा है वहां पर इस तरह के ट्रीटमेंट्स अपनाए गए हैं। WHO की गाइडलाइन मैंने अभी आपको बोला है कि जो डोनर है उसे परमिशन आपको लेना होगा, और ये बहुत पहले का गाइडलाइन है। आप किसी बीमारी में अगर आप डोनर्स से किसी से भी प्लाज्मा लेना चाहते हैं तो आपको डोनर से जो जिसके प्लाज्मा आप ले रहे हैं उससे परमिशन लेना जरूरी है, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस बंदे को बीमारियां ना हो, जैसे HIV टाइप की, हेपेटाइटिस, सिफिलिस या कोई इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। ओके, और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर दे रहा है तो अगर प्लाज्मा वगैरह, तो उसमें एक इंटरवल रखना होता है। दोबारा अगर वो प्लाज्मा देना चाहता है तो 12 वीक्स का एक गैप होना है जो मेल के लिए होता है, और तकरीबन 16 वीक्स का गैप होता है वो फीमेल्स के लिए होता है। WHO की गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं कि आज आपने प्लाज्मा दिया, कल फिर प्लाज्मा दिया, 3 दिन बाद फिर ना 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 ना, उसकी एक लिमिट है। ये WHO की गाइडलाइंस हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपको यूज करना होता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई भी। एक और न्यूज़ है जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी भारत के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं। सुनने में आया है कि भारत कुछ ही उन राष्ट्रों में अब शामिल हो गया है जिसने कोरोना वायरस के सारे स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो पहले तो मैं आपको छोटा सा बताऊं स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन होता क्या है? ओके, देखिए स्ट्रेन एक्चुअल में क्या होता है कि आपको मैं समझाने के लिए आपको जरा कहीं और बैकग्राउंड में ले चलता हूं। एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं म्यूटेशन, जिसे आप हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं म्यूटेशन, हिंदी में आप इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। असल में उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक होने वाला जेनेटिक चेंजेस, आपके जीन में होने वाला अचानक जो परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। ओके, वायरसेस के खिलाफ, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं सर HIV की मेडिसिन अभी तक नहीं हुई, कैंसर का आज तक वैक्सीन नहीं हो पाया ढंग से, और कोरोना सुनने में ही आ रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं, बना चुके हैं, ट्रायल शुरू कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्त, असल में क्यों वायरसेस के अगेंस्ट में वैक्सीन से इस तरह की चीज़ें बनाने में बड़ी डिफिकल्टीज आती है।
असल में जो विषाणु होते हैं ना, उनमें कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनका म्यूटेशन, उनके जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, या उनका आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हो या डीएनए न्यूक्लिक एसिड हो, वो बहुत फास्टली चेंज होता है और यहीं पर उनके बहुत सारे जितने चेंजेस होते हैं उतने स्ट्रेन्स बनते चले जाते हैं। ऐसे आप समझ जाइए, जिस वायरसेस के स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा बनते हैं उनमें म्यूटेशंस, कहने का मतलब है बहुत तेज होते हैं, उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनके अगेंस्ट में किसी स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट में वैक्सीन बना पाना, ओके, क्योंकि वो तुरंत चेंज हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस वायरस से कितने स्ट्रेन्स हैं, कितनी तरह के ऑप्शंस हैं, कितनी तरह की म्यूटेशन, कितनी तरह के चेंजेस इस वायरस में हो सकते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड या उनकी एक्टिविटीज पर, उनके पैथोजन एबिलिटीज पर। तो उस श्रेणी में अगर देखा जाए तो भारत दुनिया में 5वां राष्ट्र बन चुका है जिसने कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को आइसोलेट कर लिया है। अब आप पूछेंगे सर भारत के पहले कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी या कोई इस तरह के एग्जाम्स में जाते हैं तो आपको अन्य कंट्री के बारे में भी पता होने चाहिए। तो भारत के पहले जो अन्य राष्ट्र हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनमें जापान का नाम आता है, उनमें थाईलैंड का नाम आता है, उनमें अमेरिका का नाम आता है और उनमें चाइना का नाम आता है। ओके, और 5वां राष्ट्र हमारा प्यारा भारत। एक और डिस्कशन है जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला था, जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है वो इंडियन आर्मी लेकर आई है। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी लेकर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो राष्ट्र में कोरोना वायरस से केसेस बढ़ रहे हैं, जो स्प्रेड हो रहा है, उसको रोकने का भरपूर कोशिश किया जाए। यहां पर जो आर्मी है वो सरकार की हेल्प कर रही है इस ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा। इस तरीके से पूरा भारत जो होगा वो इस डेडली पॉइजनस, जो डेडली जो वायरस है, उसके अगेंस्ट में मिलकर एक साथ कार्य कर सकेगा। यहां पर इंडियन आर्मीज ने कुल 8 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। ऑपरेशन नमस्ते के तहत यहां पर इंडियन आर्मीज ने कुल 8 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। इसके अलावा और भी न्यूज में है कि और भी ये बना रहे हैं और भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं उन फैमिलीज को भी काफी हेल्प होने वाली है जो आर्मी मैन की फैमिलीज है, जो कि इनके जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो या कह लीजिए जो सैनिक हैं, जिनके घर की महिलाएं, बच्चे और पिताजी इस तरह के बुजुर्ग लोग हैं, उनको इस तरह के हैबिलिटेंट सेंटर्स पे उनकी मदद की जाएगी, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर्स के जो वयस्क इस तरह के लोग हैं वो बॉर्डर पे हैं या कहीं ना कहीं देश के लिए कार्य कर रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये फैसिलिटीज उन आर्मी मैन की फैमिलीज को मिलेगी इस तरह की। और इमरजेंसी में इस तरह के केसेस जो भी आते हैं, इस तरीके से राष्ट्र में एक तरह से अगर बताऊं तो जो सरकार कोशिश कर रही है वही सरकार के साथ इंडियन आर्मी मिलकर कर रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते बहुत ही खूबसूरत नाम भी है, ठीक है, और ये इंडियन आर्मी लेकर आई है कोरोना वायरस के केसेस में इसको दूर करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन रहा दोस्त, जो मुझे कोरोना डायरी में आपको बताना था। और इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है या कुछ भी है तो आप किसी भी कोर्स के लिए या आप मोबाइल फ़ोन वगैरह पे क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तब तक दोस्त अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें और जमकर पढ़ाई करते रहें। ओके, हैव अ गुड डे।